नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अब आप जो वीडियो सुन रहे हैं वो शायद 29 या 30 तारीख हो सकती है और दिल्ली में जो डॉट डॉट इंडिया अलायंस का सम्मेलन हुआ उसको 10 दिन हो चुके हैं। यानी ये साल ख़त्म होने को है, 2023 ख़त्म होगा और सोमवार से 2024 ये नया साल शुरू होने वाला है। और पिछले 5-6 महीने से जो कवायद चल रही थी बीजेपी और मोदी के खिलाफ एक ऑल इंडिया अलायंस बनाने की, जिसमें पटना में 22 पार्टियां थी और दिल्ली मुंबई में आते आते 28 पार्टियां बन गई, जिसमें से आधे पार्टियों का विद्यमान पार्लियामेंट में एक भी सदस्य है नहीं लोकसभा में। तो ऐसे इंडिया अलायंस में दहाड़ तो बहुत दिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, ये अपने इंडिया अलायंस का कोई कन्वेनर, कोई सूत्रधार तय नहीं कर पा रहे और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसमें सम्मिलित हर पार्टी अपने अपने जहाँ प्रभाव है, यानी बंगाल में ममता का प्रभाव है तो ममता वहाँ किसको साथ नहीं लेना चाहती, पंजाब दिल्ली में केजरीवाल किसी को साथ नहीं लेना चाहते, ये सब चल रहा है। यूपी में अखिलेश किसको साथ नहीं लेना चाहता या ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहते, या बिहार में और कुछ, ये सब चल रहा है। लेकिन इस बीच में भी बेचारे कुछ कांग्रेसी पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार है, उनकी तो हालत बुरी हो गई है। क्योंकि जब इंडिया अलायंस की घोषणा हो गई तो ये खुश हुए थे, 1 फॉर 1, एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करके मोदी जी को और बीजेपी को हराएंगे, इसलिए सब वामपंथी पत्रकार खुश हो गए थे। लेकिन ये साल ख़त्म होते होते परिस्थिति कहाँ पहुँची है कि नीतीश एनडीए छोड़ेंगे, इस पर इनको ही चर्चा करना ज़रूरी हो गया। क्या नीतीश खेल बिगाड़ेंगे या ममता खेल बिगाड़ेंगी, क्या केजरीवाल खेल बिगाड़ेंगे, ये सवाल यही लोग पूछते हैं और खुद ही जवाब दे देते। जो पूरी 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई तो मोदी जी को हराना कितना आसान है ये बार बार बोल रहे थे, वही 2 हफ्ते में यहाँ तक गिर गए कि कौन खेल बिगाड़ेगा, इस पर इनको चर्चा करनी पड़ रही है। यही तो इनकी बुरी स्थिति है, शोकांतिका है। एक दिन के लिए खुश हो जाते और पूरे 15 दिन शोकमग्न रहते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ये जो सब वामपंथी पत्रकार या विश्लेषक है, इनकी ये बुरी हालत क्यों होती है, ये हमें समझना ज़रूरी है। जो कोई अजीत अंजुम है, आशुतोष है, या कोई दीपक शर्मा है, या पुण्य प्रसून वाजपेयी है, उनको सुनने वाले कुछ लाख मिलेंगे, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख मिलेंगे, लेकिन उनको बीजेपी हारेगी यही सुनना है, इसके लिए इनकी बकवास सुन लेते और बार बार इनकी पूरी बकवास झूठी साबित हो जाती है। यही लोग बोल रहे थे ना कि 5 चुनाव होंगे तो उसमें 4 विधानसभा में कांग्रेस बड़ी भारी बहुमत से जीतेगी, और खुद बीजेपी को जिसकी गारंटी नहीं थी वो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी जीत गई। 3 राज्यों में अच्छी बहुमत से बीजेपी जीत गई, तो नाक किसका कट गया? इन्हीं वामपंथी पत्रकारों का। लेकिन वामपंथी पत्रकार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उस विषय पर मुझे बोलना नहीं है। एक ऐसे ही दोस्त जो वामपंथी पत्रकार है, उसको मालूम है, पूरा पक्का मालूम है कि भाऊ ल्यूटियंस सेक्युलर और वामपंथी पत्रकारों की खिलाफत करता है, उनके नैरेटिव से अलग नैरेटिव पेश करता है। और इसीलिए जो दोस्त भी है, पुराना दोस्त है, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि आप
मोदी के समर्थकों हमें मंजूर है, मालूम है, फिर भी आपसे पूछते हैं कि आपकी नज़र में जो मोदी के खिलाफ बनी डॉट डॉट इंडिया अलायंस है, इसका भविष्य क्या है? देखो, मुझे पूछ रहा है, मैं जिस इंडिया अलायंस की खिलाफत करता हूँ, उनके खिलाफ का नैरेटिव पेश करता हूँ, उसे ही उस अलायंस का एक समर्थक पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, विश्लेषक मेरा ही मत पूछ रहा है कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है। मैंने बोला, कौन सा भविष्य पूछ रहे हो भैया? लोकसभा चुनाव के लिए पूछ रहे हो या अगले 2 साल 5 साल के लिए पूछ रहे हो? तो उसने बोला, सब इकट्ठा करके बोल दो, कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव तो अभी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, उसमें इंडिया अलायंस कुछ ज़्यादा करेगी ऐसा हमें भी नहीं लगता। लेकिन अगले 2 साल 5 साल में, यानी लोकसभा चुनाव 2024 का ख़त्म होने के बाद जो परास्त होने वाली इंडिया अलायंस या 28 पार्टियां हैं, उनका भविष्य आगे चलकर क्या होगा चुनाव लोकसभा के बाद। तो मैंने उसको बड़ा मज़ेदार उत्तर दिया है, जवाब दिया। मैंने बोला, देखो भाई, भविष्य उसका होता है जिसका कोई वर्तमान हो। हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसको हाथ दिखाते हैं या उसकी कोई कुंडली पत्रकारिता दिखाते हैं, पत्रिका दिखाते हैं, जन्म पत्रिका दिखाते हैं और उसका भविष्य पूछते हैं। अब बात यह है कि जिसका भविष्य पूछते हैं उसकी कोई पत्रिका होती है, उसका कोई हाथ होता है जिस पर हस्तरेखाएं होती है। मतलब वो इंसान जिंदा होना चाहिए, वो एक वर्तमान इंसान होना चाहिए। हम किसी मरे हुए इंसान की जन्मपत्री लेकर, कुंडली लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उसे उसका भविष्य पूछेंगे तो गलती हो जाती है, क्योंकि वो वर्तमान में ही नहीं है, मर चुका है। या तो कोई ऐसा जिसका अभी तक जन्म भी हुआ नहीं है। अब जन्म हुआ नहीं है तो वो वर्तमान में है नहीं, इसलिए उसका भविष्य हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि भाई देखो भैया, जिसका भविष्य आप पूछने आए हो उसका वर्तमान क्या है, यानी आप जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो वो वर्तमान में है क्या? कोई उसका कोई ऑफिस है? कहीं है, मुंबई में हो, दिल्ली में हो या बंगलोर कोलकाता में हो, कहीं उसका ऑफिस है? उसकी कोई कोर कमेटी है? आप बता रहे हो कि इसमें 28 पार्टियां हैं, उस 28 पार्टियों के बड़े बड़े नेता सम्मेलन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वैसे तो कोई ट्रेन से या हवाई जहाज से या बस से प्रवास करता है तो उसमें भी अलग अलग 600, 200, 700 लोग इकट्ठा हो जाते, अपना अपना स्टेशन आ गया उतर जाते, निकल जाते। अंदर बैठे बच्चे हैं उनके बारे में उनको परवाह नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते जहाँ से ट्रेन छूटेगी वहाँ से अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो इकट्ठा बैठे हैं, मतलब एक फैमिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बैठे हैं साथ में, थोड़े घुल-मिल जाते, गप्पे करते, आगे कुछ नहीं होता। क्योंकि वो ट्रेन में बैठे जो पैसेंजर है, जितने समय के लिए है वो टाइम पास करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वर्तमान में वो कोई जमावड़ा नहीं होता, वो कोई परिवार फैमिली नहीं होता, वो कोई संगठन नहीं होता, इसलिए उस जमावड़े का कोई भविष्य नहीं होता। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए। उसको मैंने बोला कि आप ही बताइए कि जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हो उसका वर्तमान क्या है। उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किया है कि भाई ये कोई हमारा सूत्रधार होगा, ये कन्वेनर होगा, यहाँ ऑफिस होगा, यहाँ बैठकर सब पार्टियाँ अपने अपने दावे करेंगे, सीट बंटवारा होगा। ये तय करने के लिए कहाँ है? आप दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली मुंबई से कहाँ है मुझे मालूम है, मैं उत्तर की ओर निकल जाऊँगा।
चेन्नई जाना है, मैं दक्षिण की ओर निकल जाऊंगा, क्योंकि चेन्नई की एक पक्की जगह है, दिल्ली की एक पक्की जगह है, और मैं मुंबई में हूं। तो दिल्ली बोलोगे या चेन्नई बोलोगे तो किस दिशा में जाना है ये मुझे मालूम है। कोलकाता जाना है तो मैं पूर्व की ओर चला जाऊंगा, दुबई जाना है तो पश्चिम की ओर चला जाऊंगा मुंबई से। तो इसलिए आप जिसका भविष्य पूछ रहे हो वो वर्तमान में है क्या, और है तो क्या है ये बताओ। तो उसके पास बेचारे के पास जवाब नहीं था, तो मैंने बोला आपने ही जवाब दे दिया। आप मुझे इंडिया अलायंस डॉट का भविष्य पूछ रहे हो जो अस्तित्व में ही नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती। आप बोल रहे हैं, खबरें बोल रही है कि इंडिया अलायंस हो गया, लेकिन अलायंस का मतलब क्या है? कुछ लोग इकट्ठा बैठ गए, उन्होंने नाश्ता किया, कुछ अच्छा खाया पिया, बस काम खत्म, निकल गए अपने अपनी जगह। तो उसका कोई आकार नहीं है। जैसे शिवसेना हो, बीजेपी हो या कोई टीएमसी हो, ये पार्टियां हैं, उनका कोई अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है, प्रवक्ता होता है, कार्यकर्ता होता है, लोकल लीडर्स होते हैं, उनकी शाखाएं होती है। इंडिया अलायंस का ऐसा कुछ है? हाँ, दिल्ली में बैठे ये सब नेता बेसिकली राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, तो दिल्ली में या कहीं इकट्ठा मिलेंगे, या जनरली दिल्ली में ही मिलती है, लेकिन उनकी मुंबई में कोई शाखा है? शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, या नाना पटोले हो, या जो पार्टियां हैं, वो मुंबई में इंडिया अलायंस बन के काम करती है क्या? नहीं करती। एक सुर में बोलती है? नहीं बोलती। एक दूसरे के खिलाफ बोलती है? बिल्कुल बोलती है। तो इंडिया अलायंस एक आइडिया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक कल्पना है, और कल्पना का कोई भविष्य नहीं होता। आप अगर पूछोगे कि आप चांद पर होते और चांद से निकलकर मंगल पर कैसे जाओगे, तो मैं नहीं बता सकता, ना कोई बड़ा वैज्ञानिक भी बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैं क्या कोई इंसान चांद पर होगा तो वहाँ से निकल जाने की बात आती है, लेकिन आज की तारीख में चांद पर कोई इंसान है ही नहीं। तो इसलिए अगर इंडिया अलायंस है ही नहीं, उसका कोई वर्तमान नहीं है, तो उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। और देखिए, वहाँ बिहार में लालू और किसी का झगड़ा चल रहा है, महाराष्ट्र में जो उद्धव उबाठा शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उसका राष्ट्रवादी के साथ, जो बच्ची कुच्ची शरद पवार की पार्टी है, उनके साथ झगड़ा चल रहा है। सीट बंटवारे में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें चाहिए, और जो कुछ अलायंस बनी है उसमें प्रकाश अंबेडकर को प्रवेश करना है, उसको अंदर आने नहीं दे रहे। तो इंडिया अलायंस है कहाँ? इंडिया अलायंस ये खबरों में है, कल्पना में है, वास्तविक में वर्तमान में कहीं भी इंडिया अलायंस है ही नहीं। और इसीलिए एक तरफ ये सीटों का बंटवारा कर लो, ये वगैरह प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन दूसरी जगह भी आप देखिए, दूसरी जगह भी देखिए कि कांग्रेस अपनी तरीके से अपना प्रोग्राम चला रही है। जब मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक हो गई, अगली भोपाल में होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के वहाँ के नेता कमलनाथ ने बोला यहाँ तो हम बिल्कुल अरेंज नहीं करेंगे, और 3 महीने निकल गए। अब दूसरी बात है कि दिल्ली में जाकर ये सम्मेलन हुआ, उसमें और कुछ हो गया, और अभी राहुल गांधी ने अपनी पश्चिम से पूरब की नई न्याय यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने पूरी जो 28 पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, उनसे सलाह मशवरा तो कम से कम करना चाहिए। भाई, मैं गुजरात से होकर असम या नॉर्थ ईस्ट तक जाने वाला हूँ, आप भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, साथ दे सकते हैं। किया सलाह मशवरा? कहाँ से कहाँ जाने वाले? गुजरात में तो कांग्रेस की हालत बुरी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कल परसों हारे हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टली इनको प्रवास करना है, वहाँ कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ कांग्रेस की ताकत है? मध्य प्रदेश में
हार गए, छत्तीसगढ़ राजस्थान हार गए, हरियाणा में इनकी ताकत नहीं है, यूपी में तो उनका नाम निशान नहीं है, बिहार में ये दुबले है, बंगाल में है नहीं, बिहार में इनकी ताकत बिल्कुल छोटी है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं राहुल गांधी न्याय यात्रा करने के लिए? तो उनके साथ आने के लिए कार्यकर्ता कहाँ से? तो महाराष्ट्र से उठाए जाएंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश या और कोई दिल्ली से कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे और वो राहुल गांधी के साथ यात्रा करेंगे। लेकिन जिस राज्य से ये यात्रा गुजरेगी उस राज्य का उसमें सहभाग कितना होगा, सहयोग कितना होगा, ताकत कितनी होगी, इसका कोई गणित है? उसका कोई गणित है? कुछ नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को फिर से ब्रांडिंग करना है कि 1 साल पहले जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी, पदयात्रा, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। किसी के स्मरण में भी, स्मृति में भी, यादों में भी वो पदयात्रा बची नहीं है। ना तो उसका चुनाव में फायदा हो गया। एक तेलंगाना अलग कारण से जीत गए, लेकिन 3 राज्य हार गए। जहाँ गए नहीं वो हिमाचल जीत लिया। तो राहुल की पदयात्रा का कुछ भी प्रभाव होने वाला नहीं है। फिर भी वो निकाली जाएंगी, क्योंकि उनको पूरा जो विपक्ष है वो अपने पिछलग्गू बनकर, कांग्रेस का पिछलग्गू बनकर लोगों के सामने पेश करना है, परोसना है। राहुल की पदयात्रा का मतलब इंडिया अलायंस तगड़ी करना नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के झांसे में बाकी सब विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस के ही पिछलग्गू है, ऐसा एक आभास खड़ा करना है। और इसलिए शायद कांग्रेस के लिए कोई भविष्य हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, कभी कभी मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसके शादी में मिले थे, फिर उसके बरसी में मिले, फिर उसके जन्मदिन के किस और प्रोग्राम में मिल गए। इससे ज़्यादा इनकी मीटिंगों का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी अलायंस का भविष्य क्या हो सकता है? आप भी सोचिए दोस्तों। मैंने आपको सोचने के लिए ये जो स्थिति है वो आपके सामने पेश की, और ये बोल रहे कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी है और इसलिए बीजेपी का कोई भविष्य हो सकता है। कांग्रेस है इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य हो सकता है। उबाठा शिवसेना हो, एनसीपी टूटी हुई हो, लेकिन जो कुछ टूटा फूटा है वो है। बस इसी कारण उनका भी कोई भविष्य होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत गलत भी नहीं होगा, लेकिन कुछ तो भविष्य है। लेकिन इंडिया अलायंस का कोई भविष्य है नहीं, है नहीं। और हमेशा गठबंधन का कोई बड़ा भविष्य नहीं होता, नहीं होता। और इसलिए हमारे मराठी में एक कहावत है, गाजराची पुंगी वाजली तो वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली। मतलब ये कि जो गाजर होता है उसका भी एक पुंगी बना सकते हैं, और नहीं बजी तो काट कर खा सकते हैं। इंडिया अलायंस हो या कोई भी गठबंधन हो, इसकी बेसिक हालत ये होती है क्योंकि वो अस्तित्व में होता नहीं, उसमें सम्मिलित अलग अलग पार्टियां अपना अपना तरीका होता है, उसी ढंग से चलती रहती है और एक दिल से काम नहीं करती। सीटों का बंटवारा भी हो जाए तो एक दूसरे के कार्यकर्ता जो होते हैं वो दूसरे के लिए मदद करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। और इसलिए इंडिया अलायंस का कोई भविष्य है ही नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई वर्तमान है नहीं। दोस्तों, अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।